हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। क्वेश्चंस काफ़ी सारे कर लिए थे हमने, बहुत सारी प्रोफाइल्स देख ली थी। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं सब्जेक्ट को। टुडे वी वांट टू गो फॉर द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन। जबरदस्त चीज़ है, क्वेश्चन आता है और हमें वो क्वेश्चन करना भी है, ठीक है ना। अननेसेसरी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रिक्शन के नहीं आते हैं किसी भी हाल में, ना तो नीट में ना जेईई मेंस में। जेईई एडवांस में भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। हम एक्चुअली कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम फ्रिक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि नेचर कैसी है फ्रिक्शनल फोर्स की, ठीक है ना। एक चीज हम पढ़ेंगे दैट इज स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंबल्स मैंने लिखे एफ सबस्क्रिप्ट एस, छोटा एफ है, स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट एस and small f subscript k. It is static friction and it is kinetic friction. और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, that is known to be as the concept of maximum static frictional force, ठीक है ना। ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये लेक्चर ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल होगा आज वाला, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और मैंने फिर कहा कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस करेंगे तो और आपके कंसेप्ट इंप्रूव होंगे। क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आई एम सेइंग टू यू दैट दिस इज एम के जी, मास एम ले लीजिए इसको, केजी में ये आप समझ जाइएगा। सो दिस इज मास एम, ठीक है। और ये किसी जिसे कहते हैं सरफेस पे है एंड दो सरफेसेस आर नॉट स्मूथ, खुरदरी है, थोड़ी सी रफ है, ठीक है ना। मास एम आप पता कर लीजिए, वुडन ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक है, इन सब की आगे चल के हमको जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज अ ब्लॉक मेड ऑफ सम मटेरियल एंड इट इज प्लेस्ड ऑन टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट इज मेड ऑफ सम मटेरियल। तो मुझे दो चीजों के बारे में अभी से ही ध्यान रखना है कि मटेरियल ऑफ सरफेस MOS क्या है एंड मटेरियल ऑफ ब्लॉक क्या है। ये दो चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, मटेरियल ऑफ द ब्लॉक एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस एंड देयर रफनेस। और क्या ध्यान रखनी है, उनकी रफनेस, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक। तो मटेरियल ऑफ ब्लॉक का मैं पता करूंगा सर, मटेरियल ऑफ सरफेस का पता करूंगा जिस पर ब्लॉक रखा हुआ है, और रफनेस को भी चेक कर लूंगा। बट on this block of mass m I am applying a force of F vector। मैंने इस ब्लॉक m पर एक फोर्स F वेक्टर अप्लाई किया, ठीक है। अब what I expect, सीधी सी बात है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ड्यू टू दिस F वेक्टर ये रिजल्टेंट फोर्स है आपका, बिकॉज ये अप्लाइड ओनली वन फोर्स है ना। यही एक्सटर्नल फोर्स है, यही रिजल्टेंट फोर्स है, यही नेट फोर्स है, ठीक। मैंने तीनों नाम बोल दिए, यही एक्सटर्नल है, यही नेट एक्सटर्नल है, यही रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये एफ वेक्टर है आपका, है ना। न्यूटन्स और लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है दैट ए वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय एम, है ना, फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय एम। इज दैट क्लियर। और एफ वेक्टर की कोई भी वैल्यू आपकी, इट कैन बी 3ik, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लीजिए, तो आप मुझे कह सकते हैं सर ठीक है, समझ आ रहा है। और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर है आपका फोर्स, मैंने यहां कहा दैट दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, लिख दिया। तो आपको कांस्टेंट याद आते ही आपने कहा सर फोर्स भी कांस्टेंट है और आपका ये मास भी कांस्टेंट है, तो दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट गेट डेवलप्ड आउट। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते ही मैंने कहा मैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकता हूं, तो मैंने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना शुरू किया और मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया दैट आफ्टर t टाइम द वेलोसिटी विल बी, इट इज फाइनल वेलोसिटी एंड ये होती है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, है ना। तो ये आ गया आपके पास में u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। velocity will be equals to initial velocity plus a vector into t। और इनिशियली ये रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी आपका नल वेक्टर थी, जीरो वेक्टर भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें आपको, ठीक है। तो आप मुझे जवाब देंगे सर वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर इनटू t, v वेक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, v वेक्टर विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर इनटू t। t टाइम पे ये वेलोसिटी होनी चाहिए। और सपोज एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 आती है और मैं उठा के वैल्यूज पुट करता हूं, तो सपोज आई एम गेटिंग इट एज 10 मीटर पर सेकंड at t equals to 5 in the direction of what, positive x-axis.
ठीक है। ए वेक्टर 1 आई कैप होगा, टी की वैल्यू 10 सेकंड रही होगी, तो आपने कैलकुलेट किया, ये आया है ना। तो ये बॉडी ट्रेवल करनी चाहिए और वेलोसिटी अचीव करनी चाहिए, ये मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहता है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है। बट आई गेट सरप्राइज्ड आउट कि ये मेरा मास m पहले भी स्टेशनरी था और बाद में भी मुझे स्टेशनरी ही मिलता है, ये अपनी पोजीशन से हिलता भी नहीं है। सोचिए व्हाई इट इज हैपनिंग, थिंक ऑन इट। सब कुछ सही है यार, कुछ भी गलत नहीं है। यस, फोर्स इज देयर, एक्सेलरेशन इज देयर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज देयर, वेलोसिटी विल बी दिस वन। अब ऐसा लगता है यार न्यूटन साहब ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सिखा दिया हमें। नो, बिल्कुल नहीं सिखाया। मैं बताता हूं व्हाट इज हैपनिंग, बट आप इसे गलत मत समझिएगा कि ये एनालिसिस कहीं से गलत है। ये एनालिसिस तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये एनालिसिस तो बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या दैट यहां पे एक तो सरफेस आपका कौन सा है, एक तो सरफेस है आपका दिस वन, ये रहा, हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पर आपने ब्लॉक रखा, हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पर आपने ब्लॉक रखा, ये आपका हो सकता है कि वुडन सरफेस है, कोई वुडन टेबल हो और उस पर आपने आयरन ब्लॉक रख रखा है, या आपका वुडन टेबल पे वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। और एक और सरफेस यहां बना देता हूं, तो एक तो आपका सरफेस किसका है बेटा, जो फ्लोर है जिस पे आपने ब्लॉक रखा है, और एक सरफेस किसका है, ब्लॉक का है। एंड दीज टू सरफेसेस आर इन कॉन्टेक्ट, These two surfaces are in contact। ये जैसे आपके पास में फ्लोर है और ये वुडन ब्लॉक में इस पे रखता हूं, तो ये वाली जो सरफेस है और ये वाली जो सरफेस है, these two surfaces are in contact, ठीक है ना। हुआ क्या कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं तो एक बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट, ड्यू टू कांटेक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स गेट जनरेटेड आउट। अरे भाई, इस सरफेस का एटम और इस सरफेस का एटम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इस आपके एटम का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या करते हैं, इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोजिशन करता है। So it is a electromagnetic interaction. It is the interaction due to electromagnetic forces because the atoms of one surface is interacting with the atoms of another surface. Its nucleus of one surface atom is attracting the electron of the other surface atom, है ना। इस सरफेस का जो एटम है उसका न्यूक्लियस इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि आपका पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो क्या हुआ कि कांटेक्ट फोर्स डेवलप हुआ। इसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और ये जो फोर्स है ये टेंडेंसी ऑफ मोशन को या रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन को अपोज करता है। टेंडेंसी ऑफ मोशन को या दोनों सरफेसेस के बीच का जो रिलेटिव मोशन है, मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, मोशन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। बी केयरफुल हियर, आई एम नॉट सेइंग मोशन को अपोज करता है, आई एम नॉट सेइंग मोशन को अपोज कर रहा है, मैं कह रहा हूं ये अपोज करता है टेंडेंसी ऑफ मोशन को या रिलेटिव मोशन को बिटवीन द टू सरफेसेस। तो इस समय आपका ये जो बॉटम सरफेस है जो मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं, ये बॉटम सरफेस तो स्टेशनरी है ना, और ये आपका जो ब्लॉक का सरफेस है, ये ब्लॉक का सरफेस ये फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहता है, ये ठीक है। ये आपका जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस तो क्या है, स्टेशनरी है, एंड ये ब्लॉक का सरफेस जो है इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन, दिस इज TOM, टेंडेंसी ऑफ मोशन, या इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव मोशन। RM मीन्स रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन का ये डायरेक्शन है, और आपका एक फोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है
और जो सेल्फ एडजस्टिंग है। अब इसका मैं मीनिंग समझाता हूं आपको कि सेल्फ एडजस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। तो ये जो फोर्स है जो दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस के टेंजेंशियल लगता है, टेंजेंशियल मींस अलोंग द सरफेसेस, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस के टेंजेंशियल मींस अलोंग द सरफेसेस वर्क करता है और रिलेटिव मोशन को और टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। तो सपोज मैंने 2 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में अप्लाई किया F, तो ऑटोमेटिकली जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ये रहा, एक फोर्स डेवलप हुआ, इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स, एक फोर्स डेवलप हुआ, इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स, एग्रीड। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, एग्रीड। और इसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों सरफेसेस के जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, जो दो सरफेसेस उनके टेंजेंशियल है और अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन है, और ये फोर्स स्मॉल f है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, पहली चीज। दूसरा, ये कांटेक्ट फोर्स है, जब तक दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं होंगी तब तक ये काम नहीं करेगा। और एक और चीज जो मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा आपको, ये सेल्फ एडजस्टिंग है और ये हमेशा रिलेटिव मोशन को या टेंडेंसी ऑफ मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। तो देयर इज गोइंग टू बी एज अ अप्लाइड फोर्स कैपिटल F एंड देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज स्मॉल f। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने ये डायरेक्शन लिया आपके सामने, इट इज ऑफ पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो आप मुझे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव x है, तो आपका ये f वेक्टर तो हो गया fi केप और ये हो गया आपके पास में fi माइनस i केप, ठीक है ना। ये f वेक्टर कितना होगा? स्मॉल f, और डायरेक्शन कौन सी? माइनस i, और ये कैपिटल F वेक्टर हो जाएगा कैपिटल F, और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? i केप की। रिजल्टेंट निकालोगे और दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। कैपिटल F किसके इक्वल है? स्मॉल f के। ये 2 न्यूटन है तो ये भी कितना है? 2 न्यूटन है। तो नेट फोर्स निकालूंगा तो कितना आएगा? Fi केप, ये रहा Fi केप ये वाला, प्लस F इंटू माइनस i केप, एग्रीड। और आपका कैपिटल F स्मॉल f के इक्वल है, तो आप मुझे कहोगे कि रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपका? 0। और जब आपका नेट फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन कितना? 0। ये भी 2 न्यूटन और ये भी 2 न्यूटन, in opposite direction it will be 0. Capital F and small f are equal but opposite in direction, तो net force कितना हो गया? 0। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? 0। और जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया तो आप मुझे कहोगे एक्सेलरेशन भी कितना है? 0। अब देखते हैं वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन भी 0 इंटू टी, आपकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी आएगी? 0। मींस ब्लॉक पहले भी स्टेशनरी था और ब्लॉक अब भी स्टेशनरी है। तो ये जो एनालिसिस था, ये एनालिसिस करेक्ट था। इसमें प्रॉब्लम आपकी थी कि आप इस फोर्स को नहीं पहचान पाए। जब आपने इस फोर्स को पहचाना तब आपने कहा इट इज अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स, इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, and it is always tangential, it always opposes the relative motion or tendency of motion। और एक चीज और बची है जिसको मैं कहता हूं सेल्फ एडजस्टिंग। सपोज आपने इस फोर्स को बढ़ा के 3 न्यूटन किया, तब आप सोचोगे ना सर ये 3 न्यूटन है, ये तो 2 न्यूटन ही है, बट ये बहुत इंटेलिजेंट है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी इंटेलिजेंट। जैसे ही आप इसे 3 न्यूटन करते हैं, ये भी अपने आप को क्या कर लेता है? 3 न्यूटन कर लेता है। आप इसे 4 न्यूटन करते हैं, ये अपने आप को 4 न्यूटन कर लेता है। आप इसे घटा के इमीडिएटली 1 न्यूटन करते हैं, ये 2 डाल में पात, ये भी अपने आप को कितना कर लेता है? 1 न्यूटन। ऐसा मत सोचना ये बेवकूफ रह जाएगा। पता लगा कि आपने इधर किया 4 न्यूटन। बच्चे बहुत चालाक हैं, ऐसा सोचते हैं, पूछते भी हैं वो हम लोग से, सर ये हमने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है ना, हम तो इंटेलिजेंट हैं। बच्चा क्या कहेगा? सर हम तो इंटेलिजेंट हैं, और ये बेचारा फ्रिक्शन फोर्स है, इसने भी कहा चलो मैं भी 4 न्यूटन हो गया। अब सर हमने क्या चालाकी की कि हमने इस फोर्स को डिक्रीज करके इमीडिएटली 1 न्यूटन कर दिया, तो ये तो हो गया 1 न्यूटन, ये हो गया 4 न्यूटन, नेट फोर्स इधर लगेगा 3 न्यूटन, और फिर बॉडी इधर ट्रेवल करेगी। सर
अब आप ही चालाक थोड़ी हैं जितना तेजी से आप काम करते हैं उतनी तेजी से ये काम करता है। आपने कहा ठीक है 1 न्यूटन, ये भी इमीडिएटली रिड्यूस होके कितना हो गया 1 न्यूटन। इवन आप यदि फोर्स को विड्रॉ कर लोगे, नो फोर्स, ये भी आपको मना कर देगा दैट देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। मीन आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बॉडी पर अप्लाई किए जाने वाले एक्सटर्नल फोर्स को फॉलो करता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बॉडी पर अप्लाई किए जाने वाले किसको, अप्लाइड फोर्स को फॉलो करता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ, डायरेक्शन तो उसकी फिक्स्ड है कि उसे आपके टेंडेंसी ऑफ मोशन का या रिलेटिव मोशन का क्या करना है, अपोजिशन करना है। और ये अपने आप को क्या करता है, अप्लाइड फोर्स से हमेशा काउंटर बैलेंस कर देता है। नेट फोर्स 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। और एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो जो वेलोसिटी पहले थी वही बाद में है। यदि ब्लॉक स्टेशनरी था तो ब्लॉक स्टेशनरी ही रहता है। एग्रीड? बात समझ आ गई आपको सबको? चेक कीजिए इसको फुर्ती से, है ना, जल्दी से चेक कर लीजिए। मैं एक नई चौक ले लेता हूं तब तक। अब एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम, दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, है ना। मैं उसको सिखाता हूं आपको। ये सीखना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस पे एक ग्राफ है और इन जनरल उस ग्राफ को हम ढंग से पढ़ते नहीं है, ठीक है, उसको समझ नहीं पाते। और वो ग्राफ समझ नहीं आता है तो फिर हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उनके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है। कि एक तो आपको सरफेस का रफनेस चेक करना है। व्हाट आई एम सेइंग, रफनेस ऑफ द सरफेसेस, बोथ, दोनों का, एक का नहीं बेटा। सरफेसेस कौन सी, विच आर इन कॉन्टेक्ट। ब्लॉक का सरफेस भी आपको पता करना है कैसा है, और नीचे जो आपका फ्लोर है उस फ्लोर के सरफेस को भी पता करके रखना है कि वो कैसा है। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज 2 थिंग्स। चलिए बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंटल वे में आपको लेके चलता हूं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं वेरिएशन ऑफ force of friction with applied force, with applied external force भी लिख सकते हैं, applied external force। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ग्राफ बना देता हूं पहले आपके सामने एक बार। ये न्यूटन में है अप्लाइड फोर्स, ईएफ का मतलब समझ जाना बेटा, एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जस्ट अ मिनट। इधर ले लीजिए, कैपिटल एफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन एंड इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। विजिबल है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से, ये रहा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल एफ से। ये भी मेजर किस में करेंगे हम, न्यूटन में।
So along x-axis applied force and along y-axis it is force of friction. मैं पहले एक बार ग्राफ बना देता हूं आपके लिए. इसके बाद ले लीजिए ए पॉइंट, यहां ले लीजिए बी और इसको ले लीजिए सी, है ना. सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ. ठीक है, एक बार और अलग कलर में लिख देते हैं, स्मॉल एफ, और इसको लिख देते हैं दैट इट इज कैपिटल एफ. एक फिगर भी आपके सामने बना देता हूं. ये अप्लाइड फोर्स है और ये आपका, यस, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स. पहले एक बार ग्राफ को चेक कर लीजिए. ठीक है, चले आगे बढ़े. अब बाय द वे मैं यहां चेक करूं तो सपोज दिस इज, आई से टू यू दैट 2 न्यूटन. सो अप्लाइड फोर्स इज 2 न्यूटन एंड व्हाट आई सी that there is the frictional force of 2 Newton. Here I say that it comes to be as suppose 6 Newton, then it goes out to be as 6 Newton here. It comes to be as 7 Newton, या यहाँ पे कोई सा भी एक ले लीजिए, let it is 4 Newton, it goes out to be as 4 Newton over here. समझिएगा इसको एक बार पहले. मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो आपने अप्लाइड फोर्स कितना लगाया, 2 न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना है, 2 न्यूटन. नेट फोर्स कितना है, 0. एक्सेलरेशन कितना है, 0. वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट. और कांस्टेंट है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0. तो ये अब स्टेशनरी है, मींस आपका ये ब्लॉक ट्रेवल नहीं करता है. क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस ने काउंटर बैलेंस कर लिया. अब हम हमारे जो अप्लाइड फोर्स है उसको बढ़ाते हैं, 2 से 4, 4 से 6, आगे चलते हुए चलते हैं. तो हमने उठा के इसको कर दिया 6 न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स ने भी अपने आप को बढ़ा के कितना कर लिया, 6 न्यूटन, है ना. जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है. ठीक है, एक वैल्यू बताऊंगा अभी. पता लगा कि ये 6 न्यूटन से 7 न्यूटन हुआ, ये भी 7 न्यूटन हो गया. आपने डिक्रीज करके इसको 2 न्यूटन किया, वापस से ये 2 न्यूटन हुआ. तो एफ और कैपिटल एफ और स्मॉल एफ एक दूसरे का अपोज भी कर रहे हैं, इक्वल और अपोजिट हैं और कैंसिल कर रहे हैं. तो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो रहा है, हमेशा से 0. और नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होने की वजह से आपका एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी कांस्टेंट है. मीनिंग ये है कि जो वेलोसिटी पहले था, आपने कहा सर पहले वेलोसिटी 0 थी, स्टेशनरी रहेगा. क्यों? क्योंकि पहले वेलोसिटी 0 थी और एक्सटर्नल फोर्स 0 होने की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 हो गया और उसने वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया. तो वेलोसिटी पहले भी 0 थी तो बाद में भी 0 बनी रहेगी और आपका ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा. दिस ब्लॉक रिमेन्स टू बी एज स्टेशनरी. ठीक है, अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि ये पॉइंट है ए और मैंने यहां कलर चेंज कर दिया है एंड दिस गोज आउट टू बी एज सपोज 10 न्यूटन. तो इस समय अप्लाइड फोर्स कितना है, आई एम सेइंग टू यू दैट अप्लाइड फोर्स इज, इस समय आपने कहा 10 न्यूटन है. बहुत ध्यान से समझना, ये इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो आपने अप्लाइड फोर्स कितना, इट इज 10 न्यूटन. नो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, हमको लगा दीजिए सर. तो ये अप्लाइड फोर्स आपका कितना हो गया, 10 न्यूटन. और इस समय देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना है, 10 न्यूटन. और सब कुछ वैसा ही है, बॉडी इज स्टेशनरी. एग्रीड? बहुत ध्यान से चलना. यहां लिख रहा हूं 9.5 न्यूटन और ये लिख रहा हूं आपके सामने दिस इज 10 न्यूटन. एग्रीड? आई एम ऑन टू द पॉइंट ऑफ ए. तो O to A
ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया। O2A में आपने अप्लाइड फोर्स को 0 से लेकर 10 न्यूटन तक इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, और अकॉर्डिंग टू दैट आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज और डिक्रीज होता रहा और बॉडी स्टेशनरी बनी रही। सब कुछ क्लियर बिल्कुल है ना। अब यदि मैं कहूं कि मैंने मेरे फोर्स को यहां 10 न्यूटन से बढ़ा करके, नाउ इट गोज आउट टू बी एज 11 न्यूटन। अब आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? अब आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया 11 न्यूटन। अब आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? 11 न्यूटन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब मेरे इस फ्रिक्शनल फोर्स ने हथियार डाल लिए, अब ये हार मान गया। सर मैं 10 न्यूटन तक अपोज कर सकता था, अब मेरी हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो अब ये 10 न्यूटन से आगे नहीं बढ़ सकता। इज दैट क्लियर? और अब आप कहोगे कि सर दिस इज 11 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, ये आपको आता है सब बच्चों को, दैट 11 एंड 10 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये विनर है, ये लूजर है। ठीक है, सो 1 न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। और जब 1 न्यूटन का नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा, 1 न्यूटन का नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा, तो एक्सेलरेशन डेवलप होगा और बॉडी ट्रेवल करने लग जाएगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, लेकिन एक बड़ी चीज होती है, जैसे ही बॉडी ट्रेवल करना शुरू होती है, जैसे ही, वैसे ही कंडीशंस बिगड़ गई, कंडीशंस बदल गई। पहले ये जो दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में थी, कौन कौन सी? एक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पे आपने ब्लॉक रखा, और एक ब्लॉक का सरफेस, है ना, यही तो थी। ये यूं मान लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लीजिए, मेरा हैंड, और इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ था। इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं था जब तक 10 न्यूटन बैलेंस कर रहे थे। अब ये 11 न्यूटन होते ही आपका ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, तो अब कंडीशन स्टैटिक से काइनेटिक हो गई। अब कंडीशन स्टैटिक से काइनेटिक हो गई, अब ट्रैवलिंग शुरू हो गई। अब दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन डेवलप हो गया, बिल्कुल हो गया। तो व्हाट आई सी कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो थोड़ा सा डिक्रीज होके कितना हो जाता है? 9.5 न्यूटन हो जाता है। और अब आप कितना भी यहां से 11 न्यूटन, 12 न्यूटन, ये रहा, ये 12 न्यूटन, ये हो गया आपके पास में, यहां पे सीधा कर दीजिए, दैट इट इज 15 न्यूटन। अब कितना भी आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाइए, आपको ये जो वैल्यू मिलेगी फ्रिक्शनल फोर्स की, ये वैल्यू कितनी मिलेगी? दैट इज 9.5 न्यूटन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं इसे रिपीट कर रहा हूं। जब मैंने, आप फोकस कीजिए ग्राफ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अप्लाइड फोर्स को 0 से 10 न्यूटन तक इंक्रीज किया, मेरा ग्राफ O से A तक एक स्ट्रेट लाइन बना। जब मैंने अप्लाइड फोर्स को 0 से 10 न्यूटन तक इंक्रीज किया, मेरा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना O से A तक, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये बताता है ओरिजिन 0 0 मीन्स अप्लाइड फोर्स 0 था, फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 था। ठीक है, और जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा, उसी प्रोपोर्शन में आपका क्या बढ़ता चला गया? फ्रिक्शनल फोर्स। और हम कहां तक पहुंच गए? A पॉइंट तक। एंड आप मुझे कहेंगे कि सर A पॉइंट तक बॉडी ट्रेवल नहीं करती है, लेकिन जैसे ही आप मुझे जवाब देंगे कि सर अप्लाइड फोर्स नाउ इट इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, और जैसे ही बॉडी ट्रेवल करना शुरू करती है, फ्रिक्शनल फोर्स अपनी वैल्यू को 10 न्यूटन से थोड़ा सा कम कर लेता है और 9.5 न्यूटन पर फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ कंक्लूड करते हैं, आप भी उसे वेरी गुड, सब बच्चे बहुत बढ़िया। आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर मूविंग कंडीशन में, काइनेटिक कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है?
सर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आप देख लीजिए, ये 12 न्यूटन जब अप्लाइड फोर्स लगाओगे बॉडी ट्रेवल करेगी, 13 पे भी ट्रेवल करेगी, मोर देन 10 न्यूटन पे ट्रेवल करेगी। और उस दौरान आप इस ग्राफ से देखोगे तो आपका ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो 9.5 न्यूटन आएगा और ये कांस्टेंट है। एग्रीड? सर मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग रहा है, अभी मैं इसको एफएसएम लिख रहा हूं, आप इसमें एस को नहीं समझ पाएंगे, आप एम को समझ पाएंगे, तो आप मुझे कहेंगे एफ एम मीन्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स वो कितना है, 10 न्यूटन है। अब मैं आपको समझाता हूं कि जब आपका अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन था तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम था और तब तक आपका ये ब्लॉक ट्रेवल नहीं कर पा रहा था। बहुत ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, जब आपका अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन था तो आपका फ्रिक्शन, ये पॉइंट ए है, 10 न्यूटन था अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स जब 10 न्यूटन था तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन था। ये फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू थी, लेकिन कंडीशन स्टैटिक थी, मेरा ब्लॉक ट्रेवल नहीं कर पा रहा था, मेरा ब्लॉक ट्रेवल नहीं कर पा रहा था। तो स्टूडेंट मुझे कहता है सर इस एफएसएम का मीनिंग क्या निकला, तो मैं उसे कहता हूं ये कहलाता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और आपको दिख रहा होगा कि आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपके काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रैक्टिकल कंडीशंस में तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल भी लेते हैं, कई न्यूमेरिकल्स में भी हम इक्वल लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि वो बहुत छोटा सा अंतर होता है, इसलिए हम इक्वल ले लेते हैं। वरना तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से स्लाइटली हायर होती है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से स्लाइटली हायर होती है। कुछ चीज़ें और समझाता हूँ आपको, बिल्कुल मज़ा आने वाला है सबके सब लोगों को, और ये कंक्लूजन्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास में मैं बात करूँ फ्रिक्शन फोर्स की, यहाँ लिख रहा हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F ये वेरी किया 0 to FSM और कंडीशंस कैसी थी, स्टैटिक। इसको समझना, अधिकतर बच्चों को ये चीज पता नहीं लगती है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता है, ये आपका इस कई बार इस स्मॉल एफ को क्या लिख देते हैं हम इस स्मॉल एफ को लिख देते हैं एफ और एस। स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी कर रहा है। एफएस वेरी करता है कहां से कहां तक, एफएस वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक बोलिए, यस 0 to FSM, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता है कहां से कहां तक, 0 से FSM तक। तो आप ये मत कहिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, नो, स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल है। देखो आप यहां उठा के कहो कि सर अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 7 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन। तो आपका एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो वेरिएबल है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए यदि आप एफएसएम की बात करेंगे जिसे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और ये एफएसएम जो है ना, ये आपका कांस्टेंट रहता है और किस किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपके पास में मटेरियल ऑफ द ब्लॉक,
मटीरियल ऑफ द सरफेस, रफनेस ऑफ द ब्लॉक, रफनेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, करता ही करता है इन पे आपको, और इसका अभी हम फॉर्मूले की बात करेंगे, मैं समझाऊंगा आपको उसको। लेकिन अब आपको क्लियर हो गया कि सर इस समय तक तो आपकी कंडीशन स्टैटिक है, और जब कंडीशन आपकी काइनेटिक हो जाती है तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, Fk होता है, और Fk भी क्या है, आपका कांस्टेंट है। और Fk भी किस किस पर डिपेंड करता है, Fk भी आपके पास डिपेंड करता है मटीरियल ऑफ द ब्लॉक, मटीरियल ऑफ द सरफेस, रफनेस ऑफ द ब्लॉक, रफनेस ऑफ द सरफेस। और एक और चीज यहां से इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसे अब हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज नोन टू बी एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट वी कॉल इट एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और वहां से बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। तो मैं यहीं पे आपको एक चीज समझा देता हूं डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा सबके सब लोग। अब हम ये कह सकते हैं कि आपका FSM इज इक्वल्स टू, यूं कर दीजिए, FSM इज इक्वल्स टू, और आप सबको यहां पे ये चीज पता लग जाएगी, μs मल्टीप्लाइड बाय r। कुछ याद आएगा अभी आपको, या कई बार हम लिखते हैं FSM इज इक्वल्स टू, FSM इज इक्वल्स टू μs इंटू n, where n is normal reaction, where n is normal reaction और r is normal reaction। और Fk को लिखा जाता है Fk is equals to mu k into n और mu k into r, whatever it may be। नॉर्मल रिएक्शन को आप किसी से भी रिप्रेजेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, यू कैन गो फॉर इट। अब कोई मुझे कहेगा सर व्हाट इज μs? μs मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। What is mu k? Coefficient of kinetic friction। और यदि सिर्फ कोई ये लिखे F is equals to mu into r या F is equals to mu into n, घबराने की जरूरत नहीं है। वो ये मान के चल रहा है कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलमोस्ट सेम है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है इस समय, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल है आपकी, यू कैन ट्रीट इट एज Fk, नो प्रॉब्लम। हो जाता है ये, मोस्ट ऑफ द कंडीशन जो हम लेंगे हमारे क्वेश्चंस में उसमें ये चीज हो जाती है। तो सिर्फ म्यू दिया हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस समय FSM और Fk इक्वल है। म्यू लिखा हो सिर्फ, उस समय FSM और Fk आपके इक्वल है, लेकिन μs और mu k अलग अलग दिया हुआ हो तो ये दोनों अलग अलग हैं। म्यू को क्या बोलोगे आप, तो आप कहोगे सर म्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एग्रीड। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, या दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है। ठीक है, स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है। अब ये आपका जो N और R है ये तो आपके नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन ये μs और mu के क्या रोल प्ले करेंगे, ये किस किस पे डिपेंड करते हैं और क्या बिहेवियर है इनका, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तब तक आप इसे पूरी तरह से, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप इसे समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए और बस पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। थैंक यू।